नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी की प्रमुख पुस्तक आधार पुस्तक सृजन के काव्य खंड का अंतिम अध्याय संख्या 9 जिसका नाम है शीर्षक है मेरा नया बचपन। कविता ली गई है और इस कविता की रचयिता है प्रख्यात प्रखर बुद्धि और चेतना की पहचान रखने वाली कवयित्री सुभद्रा कुमारी जी चौहान, जिनका जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था और इनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं मानी जाती है। इनको साहित्य के प्रति रुचि बचपन से ही थी और इन्होंने महज 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। यानी ये आगे चलकर बड़ी कवयित्री बनेगी। इसकी पहचान 5 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने दे दी थी। ठीक है। वहीं उस समय भारतीय आंदोलन चल रहा था तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी निभाई और कई बार वो जेल भी गई और साहित्य और राजनीति में समान रूप से दोनों ही क्षेत्रों में वो समान रूप से सफल रही। मूलतः वे कवयित्री थी और कविताओं में 2 प्रवृत्तियां देखने को मिलेगी। क्या? दोनों ही, जो स्त्रियां होती उनके लिए तो राष्ट्रीय भावना भी और दूसरी परिस्थिति होती है जो सबके लिए होती है घरेलू जीवन की। तो राष्ट्रीय भावना से युक्त कविताओं पर तो समसामयिक कहते हैं उस समय का, जिस दौर में हो आप उस दौर का वर्णन करना वो समसामयिक होता है। घटनाएं, राष्ट्र प्रेम और संस्कृति की गहरी छाप तो मिलेगी और इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा उनकी रचनाओं में, जो स्त्रियों की लगभग आप स्त्रियों की क्या यूं भी कवि जो अपने घरेलू जीवन का वर्णन करना चाहता है तो एक तो जो उनकी रचनाओं का मूल आधार होता है और कुछ वो उनसे हटकर वर्णन करते हैं। तो जो प्रस्तुत कविता दी गई वो उन्हीं का वर्णन है, कुछ हटकर दिया गया है, बचपन का वर्णन किया गया है। तो उनके काव्य में प्रतिभा नैसर्गिक थी, नैसर्गिक यानी नूतन, नई, किसी भी तरीके का बनावटीपन या दिखावटीपन नहीं होना। ठीक है। और उनके काव्य की प्रमुख शैली थी कि जटिल से जटिल विषय को भी वो सहज और सरल शब्दों में व्यक्त करना। बुंदेलखंड में गाए जाने लोकगीत के छंद में भी झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों को ही परिचय के। झांसी की रानी का सबने सुना है, इसलिए अंग्रेज सरकार ने भी इस कविता को जब्त कर लिया था और ये लोगों को कंठस्थ थी। इसलिए बोला जाता है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। सुभद्रा कुमारी जी ने कहानी और निबंध विधाएं भी लिखी थी, जिसमें बिखरे मोती, उन्मादिनी, ये दोनों ही कहानियों के संकलन है और उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलेगी। इनको 2 बार, यानी इनकी जो कहानी लिखी गई थी उसके लिए इनको 2 बार सैम सरिया पुरस्कार यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से जो दिया जाता वो, और उनके निबंध भी समसामयिक यानी उस समय की जो प्रचलित समस्याएं थी उसके ऊपर केंद्रित थे। आज उनकी पहचान है तो एक सजग कवयित्री के रूप में मानी जाती है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना और हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी गई है। शिल्प के लिए इनकी रचना में कोई विशेष आग्रह नहीं मिलता है। क्योंकि इनकी भाषा है सरल, सहज, साहित्य युक्त, खड़ी बोली भाषा है, यानी हिंदी भाषा। ठीक है। जहां ओज गुण तो कहाँ देखने को मिलता है, झांसी की रानी वाली कविताओं में। जो आपके कविता दी गई है मेरा नया बचपन, इसमें शांत रस दिया जाएगा और पूरी कविता में वात्सल्य रस से ओतप्रोत रचना है। वात्सल्य एक माँ का बेटी के प्रति प्रेम होता है वो। ठीक है।
तो मेरा नया बचपन कविता भी जीवन की बाल्यावस्था यानी बचपन को जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी जी ने ढाला है, ये उनकी एक बहुत बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी ये कविता अपनी तरह की एक दुर्लभ कविता भी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन कैसा होता है? जीवन की सबसे सुंदर अवस्था, मनुष्य जीवन की सबसे सुंदर समय, सबसे सुंदर अवस्था होती है तो वो केवल और केवल बचपन होता है। क्यों? क्योंकि इस समय किसी भी तरीके का तनाव नहीं होता है। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। तो किस प्रकार किलकारियां मारकर हंसना, कभी मोती जैसे आंसू जो टपक कर रो आते हैं यानी रोने लग जाते हैं, तो माता पिता द्वारा मनाना, रूठना, किस तरीके से जो सारा है कि बचपन हमारी वो अवस्था है या स्कूली जीवन जिसको कहा जाता है वो अवस्था होती है जिसकी यादें हमें हमेशा जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक हमें संजो के रखनी चाहिए। और उसी के साथ साथ हमें बचपन जैसा जीवन हमें हर रोज जीना चाहिए जिसमें हम तनाव मुक्त होकर जिए, जिसमें किसी तरह की कोई भी चिंता तनाव हो तो उसको परे रखकर, परे रखना मतलब दूर रखकर यदि हम आनंद ले तो फिर हमारा जीवन भार स्वरूप लगेगा ही नहीं। जो जवानी और जवानी के बाद की जो अवस्था होती है जिसमें हम जिम्मेदारियों से, तनाव से पूरी तरीके से भर जाते हैं, तो जो प्रस्तुत कविता दी गई है वो आपके इसी तरीके की है। बहुत भावुकता के साथ में इसको प्रस्तुत किया गया है कि बचपन की बेफिक्री, मस्ती और भेदभाव रहित और भोलेपन जैसी जो हमारी भावनाएं होती हैं और किस तरीके से बचपन का आनंद हमें आज भी भीतर से रोमांचित कर देता है, यानी अपना रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। और बाल क्रीड़ाओं के माध्यम से जिसमें हमें ना तो कोई ऊंच नीच का पता था, ना छुआछूत, चाहे महल में हो चाहे झोपड़ी में हो, किस तरीके से कैसे, जो आज भी यदि हमारा बचपन याद आता है तो हम फिर से वही बचपन में लौट जाना चाहते हैं। बड़े होने के बाद तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो ठीक वैसे ही कवित्री भी यहाँ पे क्या कह रही है कि पहले हम जान लेते हैं कि किस तरीके से अपन कविताओं के अंश बांटेंगे। ये आपका पहला अंश होगा चीथड़ों में रानी तक। तो इसमें इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के काव्य खंड के अध्याय मेरा नया बचपन द्वारा संकलित है। ठीक है। जिनकी रचयिता कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इस कविता में उन्होंने किसका वर्णन किया है? इस कविता में उन्होंने अपने बचपन के मधुर समय का या बचपन की मधुर यादों का या स्मरण का यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है। भाषा शैली यदि इनकी देखी जाए तो भाषा शैली होगी आपकी हिंदी खड़ी बोली में इसका वर्णन किया हुआ है और वहीं बाल सुलभ या बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित, बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित। ठीक है। और जहाँ कहीं अलंकार आएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगी। अनुप्रास तो सहज रूप में होगा ही होगा। ठीक है। और वात्सल्य रस की प्रधानता रहेगी। ठीक है। वात्सल्य रस और किस तरीके से भाव जो होंगे वो देखो किस तरीके से निर्भीक निडर होकर बचपन में, अगर कोई डर होता भी था तो माँ की गोद में जाते ही वो डर पता नहीं किधर चला जाता था। माँ के आंचल में जाते ही सारा डर गायब किस तरीके से हो जाता था। तो उसका यहाँ सारा जो वर्णन किया गया है और अच्छी तरीके से किया। तो आइए हम देखते हैं, चलो बचपन की ओर चलते हैं। कवियत्री कहती हैं कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, हे मेरे बचपन मुझे तो तुम्हारी बार बार याद आती है। यानी कवियत्री को अपने बचपन की मधुर यादें रह रह कर आती हैं। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, यानी तू मेरे जीवन की सबसे मस्त खुशियां जो थी तू अपने साथ ले गया है। उसको यही लगता है कि जो मेरा बचपन था वो बचपन मेरा सारा क्या ले गया,
सबसे अच्छी वाली खुशी थी वो अपने साथ में ले गया। जो मेरा आनंद था वो सारा साथ में ले गया। ठीक है, कैसे मैं चिंता रहित खेलना खाना, किस तरीके से चिंता मुक्त होकर मेरा खेलना, चिंता मुक्त होकर मेरा खाना खाना और वह फिरना निर्भय स्वच्छंद यानी मुक्त होकर, आजाद होकर, कोई रोक टोक नहीं, आजाद या स्वतंत्र होकर, आजाद स्वतंत्र निर्भय यानी निडर होकर, यानी पूरे मुक्त, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, कोई डर नहीं था और किसी तरीके की ना खाने की चिंता थी ना खेलने की चिंता थी, सारा चिंता मुक्त वो बचपन मेरा सारा तू साथ ले गया। कैसे भूला जा सकता है बचपन का वो अतुलित आनंद। मैं भला मेरे उस बचपन का वो अतुलित यानी जिसकी कोई तुलना की नहीं की जा सके, ऐसा आनंद मेरे बचपन था, वो भला उसको कैसे भुलाया जा सकता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, जिसमें ना तो मुझे यानी मेरे उस बचपन में मुझे ना तो किसी प्रकार के ऊंच नीच का कोई ज्ञान था, यानी ना तो मेरे लिए कोई ऊंचा था और ना ही कोई नीचा, यानी जाति के नाम पर कोई था, मेरे को कुछ ज्ञान था नहीं, ना ही छुआछूत, ना ही मैंने कभी छुआछूत के प्रति मेरे भीतर कभी जानी, यानी कभी ऐसी समझ आई, ठीक है, या ऐसा कभी भाव ही नहीं आया छुआछूत का। बनी हुई थी वहां झोपड़ी, वहां तो क्या बनी हुई थी, एक झोपड़ी बनी हुई थी और चीथड़ों में रानी और फटे पुराने कपड़ों के बीच पलने वाली लड़की भी अपने आप को वहां किसी रानी से कम नहीं समझती है। तो यहाँ कवित्री क्या कह रही है, मैं एक बार वापस समझा देती हूँ। कवित्री कह रही है कि मुझे अपने बचपन की मधुर यादें सताती हैं। क्यों? क्योंकि ये बचपन मेरे जीवन की सबसे मस्त, सबसे मादकता वाली खुशियों को अपने साथ में ले गया है। किस प्रकार मैं चिंता मुक्त होकर और निडर होकर बिना रोक टोक के खेलते रहते थे, खाना भी खाते थे, किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी, बेफिक्री थी, अल्लड़पन था पूरा। कैसे भूला जा सकता है, मैं अपने बचपन के उस अतुलनीय आनंद को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। उस समय ना तो किसी प्रकार के ऊंच नीच का ज्ञान था और ना ही किसी प्रकार के छुआछूत को हमने जाना था या हम किसी प्रकार के छुआछूत को जानते थे। बनी हुई थी वहाँ तो केवल और केवल एक झोंपड़ी, यानी स्वयं को, उस समय तो वह स्वयं को भी, कवित्री स्वयं जो भी पली बड़ी तो अच्छे से थी, लेकिन फिर भी वो क्या कहती है कि वहाँ मैं तो झोंपड़ी में पलने वाली, फटे पुराने कपड़ों में पहनने वाली भी मैं किसी रानी से वहाँ कम नहीं थी। तो बचपन का जो भाव होता है ना, उसमें किसी तरह की कोई चिंता, रोक टोक कुछ भी नहीं होता है। और काश मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा बचपन मुझे वापस मिल जाए, कम से कम इन जिम्मेदारियों से तो मुक्ति मिले। रह रहकर निभानी तो है, लेकिन क्या कर सकते, बचपन में अब बीता समय तो वापस लौट कर नहीं आता, तो क्यों ना इसका आनंद लिया जाए, कभी कभी बचपन के जैसे जी लिया जाए। ठीक है, ना ही किसी तरीके की अंदर चिंता हो, कभी कभी एक क्षण के लिए भी आप अपने बचपन वाले दौर में चले जाइए और मुक्त होकर, सभी चिंताओं से मुक्त होकर उस क्षण का आनंद लीजिए। तो यहाँ इस अवस्था में भी आपको वो मजा आ ही जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कि किए दूध के कुल्ले किए, आपने भी किए थे कि नहीं किए थे? यहाँ तक भी बचपन का ही है। देखो, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, यानी मैंने क्या किया था, कवित्री यहाँ कह रही है बचपन की मधुर क्रीड़ाओं का ही वर्णन हुआ है, यहाँ प्रसंग तो हो जाएगा। ठीक है, उसने बचपन के सभी आनंद लिए मैंने, कि पीते पीते दूध को मुंह से, जैसे बच्चों को जब अपन दूध पिलाते हैं छोटे बच्चों को, किस तरीके से वो पूरा ऐसे दूध को बाहर उड़ेल देते हैं, तो वो दूध का कुल्ला करना, ठीक है, दूध उगल देना वो। ठीक है, फिर
चूस अंगूठा सुधा पिया। और जो अंगूठा चूसने का होता है ना, तो उन बच्चों को अंगूठा जो चूसते हैं ना, तो उसमें क्या मिलता है उनको? सुधा। सुधा यानी अमृत मिलता है, ऐसा। ठीक है, छोटे बच्चों को। तो कवित्री कहती है कि मैंने भी दूध के खूब कुल्ले किए, यानी दूध पीते पीते मुंह से निकाल देती थी और अपने अंगूठे को बड़े चाव से पीती थी जैसे अमृत मिल रहा हो। किलकारी किलोल मचाकर सुना घर आबाद किया। मैंने खूब किलकारियां की, सहज क्रीड़ाएं में बहुत सी ऐसी बाल क्रीड़ाएं भी करती थी, किलोले करती थी, खूब हंसी, जैसे वो किलकारियां बनना, वो ऐसे, ठीक है, रोना करना, मचलना, वो। तो मचाकर सुना, मैंने जो घर सुना था उसको मैंने आबाद किया, यानी किलकारियों से। जब छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजती है तो उस घर को कहते हैं कि इसने इस घर को आबाद कर दिया, यानी वो अब सुनसान जैसा नहीं रहा। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। और उस समय की दौर में हम जब चले जाए ना, तो हमारा किस तरीके से हम रोते थे, किस तरीके से हम मचल जाना यानी रूठ जाते थे, वो हमारा रोना और रूठना भी आनंद देता था। अब अगर रूठे और रोए तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोग, वो क्या कहते हैं, चटकारे ले लेके आपके ऊपर हंसते हैं। ठीक है, तो मेरा तो रोना और रूठना भी सबको बड़ा आनंद देता था। और जब बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और किस तरीके से मेरे जो बड़े बड़े मोती के समान आंसू, देखो उपमा अलंकार है, मोती के समान आंसू क्या करते थे? जयमाला, यानी मानवीकरण किया हुआ आंसुओं का, जयमाला पहनाने का। वो बड़े बड़े आंसू जब ढलकने लगते और सब सारे घर वाले मुझे मनाने लग जाते। और आज मैं उस दौर को जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही क्या मिलता है? आनंद मिलता है। ठीक है, जैसे ऐसा लग रहा है कि जब कोई आके मनाता था ना, और फिर भी रूठे रहना और फिर घर वालों का मनाना कितना आनंददायक होता है। और वो बचपन में ही अच्छा लगता है, छोटे बच्चे ही अच्छे लगते हैं। और कवित्री भी अब अपनी बच्ची के माध्यम से ही जिएगी। ठीक है, और फिर आगे वाला देखिए, इसके आगे क्या होता है और क्या कहती है कवित्री कि मैं रोई, मैं क्या करती थी, माँ को काम करता देखकर मैं रोने लग जाती। तो क्या, मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। और मैं जैसे ही किसी कारण से रोती थी तो मेरी माँ तुरंत काम छोड़कर आती और मुझे गोद में उठा लेती थी। फिर क्या करती, झाड़ पहुंचकर, अब पहले प्राचीन घर हुआ करते थे तो बच्चे छोटे बच्चे तो रेत में खेलते हैं। तो रेत में जब मैं खेल रही होती और वहाँ बैठे बैठे मैं किसी कारणवश रो जाती, और तो माँ पूरा काम धंधा सारा छोड़कर आती, मुझे उठा लेती और मेरे धूल से सने कपड़ों को झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। और जो मेरे गाल आंसू की वजह से जो गाल गीले हो जाते थे, उसको मेरी माँ चूम चूम कर उन गालों को सुखा देती थी। और मनाने के लिए और क्या करते थे, दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत धमक उठे। और जैसे ही दादा ने मुझे मनाने के लिए अपनी गोद में लेकर मुझे क्या दिखा लेते थे, कवित्री को उसके दादा क्या दिखाते थे, चंद्रमा दिखाते थे। और जब वो दिखाते तब वो नैन नीर युक्त, यानी आंसुओं युक्त, आंसुओं से भरे नेत्र क्या हो जाते थे, दमक उठते, यानी उनमें एक चमक आ जाती थी। ठीक है, छोटे बच्चों को मनाने के लिए चंद्रमा ही दिखाया जाता था। अभी तो फोन देके बिठा दिया जाता है, उनका बचपन छीना जा रहा है उनसे। बच्चे जैसे थोड़ा सा रोने लगते हैं कि उनको फ़ोन दिखा दिया जाता है। और फ़ोन की स्क्रीन से जब हम बड़ों को इतनी प्रॉब्लम होती है, अगर लगातार यदि आप 1 से 2 घंटा देख लेते हो, तो फ़ोन से भी जब इतनी प्रॉब्लम हम बड़ों को भी प्रॉब्लम होती तो छोटे बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो थोड़ा यहाँ समझदारी दिखानी है, फ़ोन से बच्चों को नहीं बहलाना है। बहलाना ही है तो प्राकृतिक सुंदरता दिखाकर बहलाया जाए, जैसे कवित्री को उसके घर वाले करते थे। ठीक है,
फिर धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। और जब मेरे आंखों में चमक आती तो मेरे मुंह पर भी अच्छी खासी मुस्कान आ जाती। और उस मुस्कुराहट को देखते ही धुली मुस्कान सबके चेहरे, मेरे सभी घर वालों के चेहरे प्रसन्नता से चमक उठते थे। तो ये काव्यांश हमें किसका स्मरण करा रहा है? हमें हमारे बचपन का स्मरण करा रहा है कि किस तरीके से घर वाले जब रोते थे तो किस तरीके से पूरे घर वाले मिलकर मनाने लग जाते थे। माँ किस तरीके से अपने सारे काम छोड़कर देखने आ जाती थी। ठीक है, तो अच्छा खासा है। यहाँ पे देखो, मोती से आंसू में उपमा अलंकार है और जयमाला पहनाते थे में ये, और बाल सुलभ क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ है। बाल सुलभ क्रीड़ाओं का या बाल मनोविज्ञान का चित्रण हुआ है। ठीक है, और वात्सल्य रस की प्रधानता है। और भाषा कौन सी है? सरल सहज साहित्यक खड़ी बोली भाषा। हो गया? बचपन याद आया आपको? देखो, मैं तो मेरे बचपन में चली गई, आप पहुंचे नहीं पहुंचे, आपको महसूस करना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से, जाहिर सी बात है कि इस कविता को पढ़कर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने बचपन में नहीं पहुंचा हो। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ तक तो बचपन हो गया। अब कवित्री क्या कह रही है? अब कवित्री ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा था। तो जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा था तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या अनुभव किया था, वो यहाँ पे वर्णन हुआ है। ठीक है, कि युवावस्था की जब मैं बढ़ी थी तो मेरे अंदर कौन कौन से परिवर्तन आए थे, वो यहाँ पे वर्णन किया कि वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। कवित्री कह रही है कि मेरे बचपन का धीरे धीरे मेरा बचपन व्यतीत हो गया। अब मैं वो सुख का साम्राज्य, किसको बताया यहाँ पे सुख का साम्राज्य? बचपन को। अब मैं मेरे बचपन की दहलीज को लांघकर मैंने कौन सी दहलीज पे? मतवाली बड़ी हुई, यानी मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। और मेरे मन की सरलता कहाँ चली गई? लुटी हुई, कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। तो मैं कैसा, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे भीतर से मेरे से किसी ने कुछ लूट लिया हो, या मुझे किसी ने कुछ ऐसे ठग लिया हो। मैं बेचैन सी रहने लगी थी और दौड़ दौड़ कर मैं कहाँ चली जाती थी? द्वार पर जा खड़ी होती थी। क्यों? क्योंकि लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। मेरी आंखों में अब लाज और शर्म ने जगह ले ली थी। संकोच आने लगा था और मेरी आंखें अब शर्म से थोड़ी, लाज भरी आंखें यानी मेरी आंखें थोड़ी शर्म से झुकने लगी थी। और मन में क्या? उमंग रंगीली। जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जो आकर्षण, या एक तो हम उम्र बच्चों का जो आपस में आकर्षण होता है वो, और प्रेम की एक नई हिलोरे मेरे अंदर, एक सिरहन सी मेरे अंदर उठने लगी थी। अब उसकी तान तो मुझे अच्छी लगती थी, यानी तान रसीली थी कानों में। जब बच्चे बड़े होते हैं तब बड़े होते होते एक जो आकर्षण उनके अंदर खिंचता चला जाता है अपने हम उम्र दोस्तों के साथ में, तो वो अच्छा तो लगता है। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छेल छबीली थी, यानी मुझे उसकी मधुर ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगी थी। और मैं अब कैसी बन गई थी? वो एक चंचल और बन ठन कर रहने वाली छेल छबीली, यानी खूब सजने संवरने वाली मैं एक युवती बनने जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ जैसे इसका प्रसंग क्या हुआ कि कवित्री ने अपने बचपन से किशोरावस्था की ओर या युवावस्था की ओर जो उसके कदम रखने पर या युवावस्था की ओर बढ़ने पर उसमें जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ उसका वर्णन हुआ है।
कैसे वर्णन हुआ है कि कह रही है कि वह सुख का साम्राज्य, यानी धीरे धीरे मेरे बचपन की मधुर यादें, यानी मेरा बचपन बीता जा रहा था और मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी, यानी मैं किशोर अवस्था की ओर मैं बढ़ने लगी थी। और अब उसकी जगह क्या हो गया था, लुटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी। अब मेरे भीतर जो मेरे बचपन की सरलता थी, जो मेरे बचपन का अल्लड़पन था, बचपन की मस्ती थी, बेफिक्री थी, वो सब कुछ मेरे से ऐसे लुटती हुई जा रही थी। और उसकी जगह एक मेरे भीतर क्या आ गया था, कुछ ठगी हुई सी दौड़, मेरे अंदर एक थोड़ी सी वो उन्माद आ गया था जो किशोर अवस्था में होता है बच्चों में वो। तो मैं ठगी हुई सी रहने लगी थी और दौड़ दौड़ कर द्वार पे जाकर खड़ी हो जाती थी। और मेरी आंखों में भी अब सरलता की जगह, यानी भोलेपन की जगह क्या आ गया था, लाज और शर्म से मेरी आंखें झुकने लगी थी। और मेरे मन में भी एक तरह का आकर्षण और प्रेम की जो हिलोरें थी वो उठने लगी थी। तान रसीली थी कानों में, मुझे उस प्रेम की, उस आकर्षण की, मुझे वो तान यानी वो ध्वनि, मधुर ध्वनि जो सुनाई देती थी वो मुझे रसीली लगती थी कानों में, यानी मुझे मधुर लगने लगी थी। और मैं जहाँ बचपन की बेफिक्री वाला जीवन जीती थी उसकी जगह मैं क्या बनने जा रही थी, एक चंचल और हर समय सजने संवरने वाली एक युवती बनने जा रही थी, जो बन ठन कर रहने जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ कैसा वर्णन हुआ है कि यहाँ बचपन से किशोर अवस्था की ओर बढ़ने पर जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर देखिए, दिल में एक चुभन सी थी। अब बचपन से आई है आगे तो थोड़ा थोड़ा डर तो रहता ही है। अब कैसा डर था, आइए देखिए यहाँ तक। दिल में एक चुभन सी थी, वह दुनिया अलबेली थी, यानी वो दुनिया, ये दुनिया ऐसी है कि यदि आपने अच्छी संगति की तो आप, यानी किशोर अवस्था की तरफ जब आप कदम बढ़ाते हैं तो बच्चों में जो मनोवैज्ञानिक, जो शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं और मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। तो उसके लिए बच्चों को तैयार रहना चाहिए। माता पिता का भी दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनमें होने वाले उन परिवर्तनों के बारे में उनसे बैठकर खुलकर बात करें। और बच्चों से भी ये आग्रह किया जाता है, या मैं खुद स्वयं आग्रह करती हूँ कि जो कोई भी आपको कैसा भी परिवर्तन हो, चाहे मानसिक लगता हो चाहे शारीरिक लगता हो, तो सबसे पहले आपको अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से आपका पूरा जीवन संवरने की बजाय बिगड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ कवित्री को क्या महसूस हो रहा था, चलो आइए देखते हैं। कवित्री कह रही हैं कि दिल में एक चुभन सी थी, मेरे भीतर, मेरे हृदय में एक मधुर कसक उठने लगी थी। मधुर कसक, जब आकर्षण होता है ना हम उम्र के बीच में, उसके कारण वह जवानी की दुनिया कैसी थी, ये दुनिया अलबेली थी, हर किसी को अच्छी लगती है। ठीक है, जवानी हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन सबसे सुंदर समय बचपन ही होता है। दुनिया अलबेली लगती है, अलबेली लगती है, नहीं, अपने भीतर परिवर्तन आते हैं, सुंदरता आने लगती है, आकर्षक दिखने की चाह बनने लगती है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, और हम उम्र के साथ में रहना अच्छा लगने लगता है। तो ये जवानी की दुनिया कवित्री के लिए भी कैसी थी, अलबेली थी, आकर्षक थी। ठीक है, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, और रह रहकर उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न भी आते थे, शारीरिक बदलाव को लेकर और मानसिक बदलाव को लेकर भी। लेकिन फिर भी इतने सारे प्रियजन थे, इतने सारे परिवारजन होते हैं, फिर भी वो उन सब के बीच में अपने आप को अकेला महसूस करने लगती हैं। जो जवानी की अवस्था में जब कदम रखते हैं तो नहीं चाहते हुए भी घर वाले अनजान से लगने लगते हैं। क्यों? मिला खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने, यानी हे बचपन मैं तो
ऐसा कोई विश्वास साथी ढूंढ रही थी जिसके साथ वो अपनी इन पूरी मनोभावनाओं को, जो बदलाव हो रहे थे, उसको वो किसी के साथ साझा कर सके। किसी को अपनी इन जो शारीरिक जो बदलाव हो रहे हैं, जो किसी भी तरीके का जो उसके मन में जैसे उठ रहे थे, वो किसी के साथ साझा कर रखे थे, करना चाहती थी। तो इसके लिए वो क्या कर रही थी, खोजती थी जिसको, हे बचपन मैं तो जिसको खोजती थी वो तो मिला ही नहीं। ठगा दिया तूने तो मुझे ठगा दिया, यानी मुझे ठग लिया। जिससे मिलने को उत्सुक थी वो यौवन तो उसको मिल गया, यानी जवानी तो मिल गई, लेकिन इस जवानी के कारण होने वाले बदलाव को मैं किसके साथ, यानी मैं शेयर किसके साथ करूं। फ्रेंड्स जहाँ चाहिए होते हैं, तो अच्छे फ्रेंड्स चुनने हैं ताकि आप उनके साथ में अपनी इन यादों को या अपने इन बदलावों को साझा कर सको। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, हे मेरे बचपन तूने मुझे जवानी का फंदा मेरे गले में ऐसा डाला है, मुझको ऐसा फंसाया है कि मैं तो अब इससे चाह कर भी मैं निकल नहीं सकती। तो यहाँ क्या हुआ है, एक नारी के हृदय में जो किशोर अवस्था से जवानी में प्रवेश करते समय जो भावनाएं उठी हैं, जो अनुभूतियाँ हुई है, उसका यहाँ वर्णन हुआ है। ठीक है, और भाषा शैली कैसी है, बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी है, हृदय को स्पर्श कर लेती हैं, ऐसी इसकी भाषा है। ठीक है, फिर देखिए किसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही है। एक दिल में चुभन सी थी, क्या थी, कसक, उपमा अलंकार है। ठीक है, और जवानी के फंदे में रूपक अलंकार है, और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार, और रस कौन सा है, शांत रस। ठीक है, फिर देखिए माना मैंने, आगे अब वो क्या कहती है, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। हाँ, मैं भी मानती हूँ युवावस्था सबसे अनोखा समय होती है, जिसमें हमें खट्टी मीठी, कुछ कड़वी, कुछ अच्छी, सभी तरीके की परिस्थितियों का स्वाद मिलता है। ठीक है, अनुभूतियाँ होती हैं। तो कवित्री कह रही है कि माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा भी होती है, पुरुषार्थ भी होते हैं, ज्ञान का उदय मोहने वाला है। इसमें अनेक इच्छाएं आती हैं, आकांक्षाएं, बहुत सी इच्छाएं उठती हैं, और पुरुषार्थ कुछ कर दिखाने का जज्बा भी पैदा होता है, और ज्ञान का उदय भी होता है, यानी ज्ञान भी आने लगता है। लेकिन ये सब मोहने वाले, यानी ये सब सारे अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। लेकिन ये जवानी तो आते ही मेरे साथ में क्या बन गया, ये मेरे लिए संसार युद्ध का क्षेत्र, यानी मेरे साथ ये जवानी तो क्या लेके आई, खूब सारे संघर्ष साथ में लेकर आई। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, और ऐसा हो जाता है ये जीवन भार स्वरूप लगने लग जाता है। तब हमें लगता है कि हे ईश्वर, मुझे तो मेरे बचपन में मुझे वापस भेज दे, मुझे मेरा वो बचपन लौटा दे, मुझे मेरी स्कूल की वो यादें लौटा दे जो मुझे अच्छी लगती थी, जहाँ बेफिक्री थी, अल्लड़पन था, मस्ती थी, ना किसी तरीके का कोई डर और ना ही किसी तरीके की चिंता। और अब ये जवानी आई है तो ये तो क्या साथ में लेके आई है, चिंता। ठीक है, तब क्या महसूस होता है, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। और जब जवानी का जोश आ जाता, उत्साह आ जाता, सब आता, उन सब के साथ में आता है चिंताएं, और जीवन भार स्वरूप लगने लगता है। तब हम पुकार करते हैं, कैसी पुकार करते हैं कि हे बचपन आजा मेरा फिर से तू एक बार, मुझे अपनी वही निर्मल शांति फिर से लौटा दे। निर्मल शांति जिसमें कोई परेशानी नहीं हो, यानी परेशानी रहित कर दे मुझे। मेरी इन सभी चिंताओं को तू क्या कर ले, हर ले। ठीक है, व्याकुल व्यथा,
मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति मुझे, यानी उस व्याकुल को, उन सभी को मिटाने वाली वो मेरी प्राकृत यानी स्वाभाविक जो शांति मिलती है, वो स्वाभाविक शांति मेरी मुझे लौटा दे, मेरे इन सभी कष्टों को दूर कर दे, वो भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पाप रहित, यानी जो पाप रहित मेरा जीवन था मुझे वही वापस लौटा दे। ठीक है, अरे मेरे बचपन तू मेरे फिर से लौट कर आ जा। ठीक है, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, क्या तू फिर से मेरे जीवन में आ सकेगा और मेरे इस जीवन मन का संताप यानी मेरे इस मन के दुख को क्या तू फिर से आएगा और मिटाएगा। तो वो बचपन तो लौट कर नहीं आता है। ठीक है, तो बचपन तो लौट कर नहीं आता तो क्या आएगा। अब कवित्री के जीवन में क्या आया, आइए देखते हैं। अब कवित्री बचपन से किशोरावस्था में आई, फिर जवानी की दहलीज पर कदम रखा, शादी हो गई। शादी होने के बाद जब उसको जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय लगने लगा था, तब उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ था और वो बेटी के बचपन से ही अपने बचपन को जीने का क्या देखने लगी, वो अपने बचपन की वो उसकी सारी मधुर यादें उसके सामने जीवंत हो उठी। जब ऐसे पुकार ही रही थी कि तुम मेरा ऐसा कर सकेगा क्या, कि तभी यानी मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। यानी यहाँ पे कवित्री क्या कह रही है, इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, यानी बेटी के माध्यम से अपने बचपन, बेटी के माध्यम से कवित्री ने अपने बचपन का पुनः वर्णन किया है, या बचपन को वो फिर से जी उठ रही है, बचपन को फिर से जी रही है, ऐसा उसने ऐसा वर्णन किया है। तो कि जब मैं अपने बचपन को याद कर ही रही थी, उसे बुला रही थी अपने जीवन के इस भार को मिटाने के लिए, तो तभी मेरी बिटिया बोली, यानी मेरी उसकी बेटी बोली, क्या बोली कि नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। जब वो मेरी बेटी बोली तो ऐसा लग रहा था कि नंदन वन के समान फूल उठी यानी खिल गई हो, नंदन वन के फूलों के समान वो छोटी सी मेरी कुटिया भर गई। तो उपमा अलंकार है, देखो छोटी सी कुटिया किसके समान भर उठी, नंदन वन के फूलों के समान, तो उपमा अलंकार। ठीक है और कैसे क्या बोला था ऐसा, माओ माओ माँ, मुंह खुल जाता, पूरा खुल जाता जब माँ ऐसे बुलाते हैं। तो क्यों, माँ क्या होती है, ममता की मूरत। ठीक है, और सबसे ज्यादा जब डर सताता है ना, तो माँ की गोद में ही सुकून मिलता है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, वो मिट्टी खाकर आई थी, उसका मुंह धूल से सना हुआ था, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कुछ तो उसके मुंह में थी मिट्टी, कुछ उसके हाथ में थी और वो मुझे खिलाने आई थी। माँ ओ कहकर पुकारा और माँ खाओ ऐसे बोलती है वो। पुलक रहे थे अंग, यानी उसके अंग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। ठीक है, उसका अंग अंग रोमांचित था, दृगों में यानी उसके नेत्रों में कौतूहलता छलक रहा और उसके आंखों में कौतूहल यानी आश्चर्य भी था, आश्चर्य छलक रहा था। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, और मुख पर किसकी लालिमा थी, आह्लाद, आह्लाद यानी प्रसन्नता, प्रसन्नता की लालिमा थी। विजय गर्व था झलक रहा, और उस बेटी को यानी इस कवित्री की बेटी को अपने स्वयं के ऊपर मिट्टी खाने पर उसको क्या महसूस हो रहा था, गर्व महसूस हो रहा था उस बच्ची को। ठीक है, और जब कवित्री ने कहा कि जब मैंने उसके पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ, यानी है माँ मैं भी मिट्टी खा रही हूँ और तुम भी मिट्टी खाओ। ठीक है, वो तोतली भाषा में बोल उठी कि माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, तब मेरा हृदय वो खुशी से इतना प्रफुल्लित हुआ कि मैंने कहा तुम खाओ। तो कवित्री ने कहा कि मैंने भी उसी की
तोतली भाषा में मैंने भी उसको जवाब दिया कि तुम ही खाओ इस स्वादिष्ट वस्तु को, तो तुम ही आनंद लो। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। कवित्री कह रही है कि मुझे मेरी बेटी के रूप में बचपन मेरे पास पुनः लौट आया, ऐसा मैंने महसूस किया है। ठीक है, तो कितनी देखो बाल स्पर्शी, कितना सुंदर चित्रण किया, सजीव या जीवंत दृश्य अपने सामने सजीव हो गया वो सारा ये दृश्य कि किस तरीके से वो हाथ में लेकर आई होगी, किस तरीके से उसका मुंह भी धूल से सना हुआ होगा और वो हाथ आगे कर कर अपनी माँ को बोली होगी कि तुम खाओ। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आ गया। उसकी मंजू मूर्ति, मंजू यानी सुंदर, ठीक है, मन प्रसन्न करने वाली, सुंदर जो मन को प्रसन्न कर देती है, उसकी इस तरीके की मूर्ति को दे, यानी उसको जीवंत देखकर मेरे अंदर यानी मुझ में नव जीवन, मेरे अंदर नए जीवन का संचार हुआ। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। तब मैं भी क्या करने लगी, मैं उसके साथ खेलने लगी, उसके साथ ही खाने लगी और उसके साथ जैसे वो तुतला कर बोलती हैं उसी प्रकार मैंने भी तुतला कर उनके साथ उसके साथ में बात करना शुरू कर दिया। यानी उस घटना के बाद कवित्री भी पूरी तरीके से बच्ची बन गई थी। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। बच्चों के साथ मिलकर तो हर कोई बच्चा बन ही जाता है। और यहाँ कवित्री तो स्वयं बच्ची की माँ थी, तो बच्ची बनना जाहिर ही था। ठीक है, गाना भी तो है ना, हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, काश मैं भी बच्ची होती, बचपन में चली जाती वापस। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया। मैंने बरसों से मेरे बचपन को मैंने खोजा। ठीक है, किशोर अवस्था के बाद, जवानी की दहलीज के बाद, कब जाकर ये जब मेरी बच्ची ने मेरे आंगन में जब वो खेलने लगी, तुतलाने लगी, बोलने लगी, तब के जाकर मैंने उस आनंद को फिर से पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर वो बचपन फिर से आया। कवित्री कह रही हैं कि मेरा बचपन जो मुझे छोड़कर कहीं चला गया था, भागकर चला गया था मुझे छोड़कर, वो बचपन मेरी इस बच्ची के रूप में वापस आया है। ठीक है, तो यहाँ किस तरीके से कितना सुंदर और स्पर्श, मार्मिक स्पर्श वर्णन हुआ है। वात्सल्य रस की प्रधानता है। देखो आप कहीं पे भी इसको मत भूलिएगा, वात्सल्य रस से ओतप्रोत ये कविता हमें हमारे बचपन की सैर कराने आई है, ऐसा महसूस होता है। और प्रत्येक पाठक के हृदय पर भी ये गहरी छाप छोड़ती है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। मैंने आपके जैसे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की PDF का लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड भी कर सकते हो, जो लिंक दिया होगा उसके ऊपर आपको जाके क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो PDF पूरी आपके सामने खुल जाएगी। वहाँ से आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। और कहीं पे भी यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वहाँ से आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कवित्री को बार बार क्या याद आती है? क्या याद आती है? सीधी सी बात है, बचपन की मधुर यादें। दूसरा है, बचपन में कवित्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आई थी? जाहिर सी बात है, कवित्री की माँ। फिर अति लोकोत्तरात्मक प्रश्न, कवित्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं? जयमाला के समान। किसके समान? जयमाला के समान। कवित्री की बिटिया कवित्री को क्या खिलाना चाहती थी? मिट्टी हाथ में भरकर लेके आई थी, आकर बोली क्या खाओ? तुम भी खाओ, मैं भी मिट्टी खा रही हूँ, मुझे तो मीठी लगी रही है, तुम भी खाओ और इसका आनंद लो। तो उसको क्या खिलाना चाहती थी? मिट्टी खिलाना चाहती थी। फिर किलकारी किलोल मचाकर सोना घर आबाद किया। पंक्ति का भाव बताना। देखो भाव, कवित्री यहाँ अपने बचपन की यादों को
बचपन की यादों को याद करके बताती हैं कि किस तरीके से उसने अपने घर को आबाद किया था, जो कभी सूना रहता था उसको हरा भरा कर दिया था, और किस तरीके से उसके माता पिता उसे क्या करते थे, उसे चंद्रमा दिखाकर उसको हंसाते थे, मनाते थे, और मैं अपनी किलकारियां भर के किलोल करके मैं उस घर को क्या करती थी, आबाद किया करती थी। दूसरा देखिए, नैन नीर युत दमक उठे, पंक्ति का यहाँ पे भी भाव ही बताना है। कवित्री कहती हैं अपने बचपन की मधुर यादों को याद करते हुए कहती हैं कि जब कभी भी मैं मचलती थी, रोती थी, तो मेरी माँ भी काम छोड़कर आ जाती थी और मेरे आंखों को पोंछने लगती थी, और वहीं मेरे दादा मुझे गोद में उठाकर चंद्रमा दिखाते थे, और मैं उस चंद्रमा को देखकर मेरे नेत्रों के जो आंसू युक्त होते हुए भी चमक उठते थे, एक मुस्कान मेरे चेहरे पर झलकने लगती थी। फिर निबंधात्मक प्रश्न देखिए, कविता का सारांश लिखना है, मेरा नया बचपन, इसका आपको सारांश बताना है। तो किस तरीके से बचपन की मधुर यादों को कवित्री ने सबसे हसीन यादें बताया है, सबसे सुंदर समय बताया है कि मनुष्य के जीवन की सबसे सुंदर अवस्था उसकी बचपन ही माना जाता है, जिसमें क्या होता है, स्वच्छंद होकर यानी मुक्त होकर, निडर होकर खाना खेलना, जिसमें ना किसी तरह की कोई जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सभी मानसिक या सामाजिक विसंगतियों से परे रहकर हम अपने बचपन में रहते थे। काश उसी तरीके से, यानी जैसा बचपन में हम छुआछूत को नहीं मानते थे, और ये कविता भी हमें यही संदेश देती है कि हम जब बचपन में नहीं समझते जानते थे, तो क्यों बड़े होकर आप इतने सयाने हो जाते हो कि इतने स्वार्थी हो जाते हो कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और अमीरी गरीबी का ऐसा भेदभाव करने लग जाते हो। तो यहाँ पे वो थोड़ा आपको देना है। फिर जीवन में बचपन की क्या क्या विशेषताएं ऐसी होती है जो हमें आज भी याद आती हैं। बचपन की तो बहुत सी ऐसी यादें होती है, विशेषताएं क्या यादें होती हैं, जिसमें हमारा वो बोली शक्ल के साथ में शरारतें करना, निडर होकर खेलना, ना खाने पीने की चिंता, किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती है। अलमस्त ऐसा सौंदर्य होता है जो इन यादों को, ये चीज विस्मरणीय होती है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सके। ऐसी बचपन की यादें होती हैं जिसमें हम अटखेलियाँ करते हैं, रूठते हैं, ठीक है, रोते हैं, मचलते हैं, और घर वालों के मनाने पर तरह तरह के वो हमें मनाने का जो जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, उन प्रयासों को याद करके भी हमें बहुत यादें आती हैं। और बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें बड़ा होने के बाद में स्वार्थी बना देती हैं, लेकिन हमें बचपन का हमें क्या कि किस तरीके से हम छुआछूत से दूर रहते थे, ऊंच नीच का हमारे अंदर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता था। हम सारे यानी पूरे मोहल्ले के सारे बच्चे एक साथ मस्ती से खेलते कूदते थे, ठीक है। हालांकि जवानी में हालांकि मनुष्य जीवन में मनुष्य अपने आप में क्या मानता है कि जवानी ही उसका सबसे श्रेष्ठ समय है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जवानी के जो उपहार होते हैं ना, जब जवानी आती है तो अपने साथ में अच्छे और बुरे दोनों ही उपहार लेके आती हैं, जिसमें अच्छे उपहार तो क्षण भर के लिए ही होते हैं, और जो बुरे उपहार यानी जो बाहर स्वरूप जो जिम्मेदारियां मिलती है ना, उससे फिर कभी हम मुक्त ही नहीं हो सकते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, चिंताएं और संघर्ष से के साथ जवानी आती है, जो हमें एक भार स्वरूप लगने लगती हैं। तो इस प्रकार बचपन की यादों को तो कभी हम भूल ही नहीं सकते। फिर जो व्याख्यात्मक प्रश्न दिए गए, देखो, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं हुआ प्रफुल्लित हृदय, तो उसके लिए पीडीएफ में लिंक दिया जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द मैं उपलब्ध करवा दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी कहीं नहीं समझ में आए
तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनके पास ये साधन उपलब्ध नहीं है। मेरा बार बार आग्रह किया जाता है कि आप उन तक ये ज़रूर पहुंचाइए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।